हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट परचम क्लासेस। देखिए, आज के सेशन में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं जो सारे टीसीएस ने यानी टाटा कंसल्टेंसी ने जो आपके सीजीएल की एग्जाम को कंडक्ट करता है उसने सीजीएल के प्रीवियस ईयर सेशंस में पूछे थे। टॉपिक का नाम क्या होगा? मनी, बैंकिंग एंड फाइनेंस। इसके क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनको हम डील करते हैं। ठीक है, तो और एक और बात, नेक्स्ट सेशन से आप लोगों की मैं इंडियन इकोनॉमी शुरू कर रही हूँ, जिसके अंदर इंडियन अर्थव्यवस्था की जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं हम सबको डिटेल में यूट्यूब पे ही डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, क्या भारत के अंदर कमियां है, क्या भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर स्कोप है, हमें क्या काम करना चाहिए, कैसे इंडिया इंडिपेंडेंस के वक्त था, कैसे आज के दिन भारत ग्रो कर रहा है, ये सारी चीजें हम लोग डील करेंगे। पूरी एक सीरीज चलाएंगे इंडियन इकोनॉमी की। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मनी, बैंकिंग एंड फाइनेंस का हमारा एक बार के लिए प्रैक्टिस का लास्ट सेशन होने वाला है। फिर हम एक बार थ्योरी की क्लासेस लाएंगे इंडियन इकोनॉमी की, जिससे चाहे यूपीएससी का स्टूडेंट है चाहे कहीं का भी स्टूडेंट है, सबको मदद मिलने वाली है। तो अभी हम चलते हैं अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। हम तो आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दूं, परचम क्लासेस आप लोगों के लिए एसएससी जनरल अवेयरनेस का कोर्स लेके आया है। ठीक है, और कोर्स के साथ ही टेस्ट सीरीज भी लाया है, यानी हम लोगों ने अलग से टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी है, जिसके अंदर आपको 5500 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 220 सेक्शनल टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज ब्रेकअप मिलेगा क्वेश्चंस का, टीयर 1 टीयर 2 लेवल दोनों को कवर करते हुए रेगुलर अपडेशंस आपको इन टेस्ट में मिलेगी। ठीक है, और कुछ बैचेस मेरे साथ चल रहे हैं, यानी कि किसी भी स्टूडेंट को अगर इकोनॉमी और पॉलिटी डिटेल में पढ़ना है बिल्कुल जीरो से, तो आप लोग मेरे साथ इस कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हो। ये दो अलग कोर्स हैं, एसएससी इकोनॉमी का अलग है, एसएससी पॉलिटी का अलग है, आप लोग इसमें एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, सारा ही जो आपका बैच है वो पूरा रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेगा, पीडीएफ्स भी मिलेंगी, लेकिन उनको आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस मिलेंगे और डिटेल्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन मिलेगा। तो अभी आगे देखते हैं। आगे क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है? विच सेंट्रल एजेंसी इश्यूज करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे कौन जारी करता है करेंसी नोट? कौन जारी करता है? तो आप लोग जानते हो कि भारत के अंदर करेंसी को छापने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ इसको आरबीआई को है। तो आपको मैं बता दूं, 1 रुपए का नोट और जितने भी कॉइन्स होते हैं वो तो सब कौन प्रिंट करता है? ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी वित्त मंत्रालय प्रिंट करता है। और 2 रुपए से लेके अभी 500 रुपए सबसे बड़े हैं, 500 रुपए का नोट जो है ये कौन प्रिंट करेगा? ये आरबीआई प्रिंट करेगा। ठीक है, तो आरबीआई इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडेक्स इज यूज्ड बाय आरबीआई टू डिसाइड रेपो रेट एंड मेजर इन्फ्लेशन? अब देखो, अलग अलग तरीके के ये सीपीआई, डब्ल्यूपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, इंस्टीट्यूशनल आईआईपी होता है, इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशनल प्रोडक्शन इंडेक्स, ठीक है, सीपीआई कंबाइंड, सीपीआई रूरल, सीपीआई अर्बन, इस तरीके से अलग अलग इन्फ्लेशन के इंडेक्स होते हैं कि कंज्यूमर को कितनी महंगाई लग रही है पिछले साल की तुलना में, होलसेल मार्केट में कितनी महंगाई लग रही है पिछले साल की तुलना में। तो आरबीआई जितने भी रेपो रेट डिसाइड करता है, आरबीआई जो भी काम करता है वो किसके हिसाब से करता है? आरबीआई उसको सीपीआई कंबाइंड के हिसाब से करता है। किसके हिसाब से? सीपीआई कंबाइंड के हिसाब से करता है। इसलिए आंसर इसमें क्या आएगा स्टूडेंट्स? इसका आंसर आएगा बी, यानी कि सीपीआई कंबाइंड। ठीक है, जिसके अंदर सीपीआई रूरल और सीपीआई अर्बन दोनों को कंबाइन किया जाता है, इसलिए आंसर क्या आएगा? इसका बी आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Who acts as the banker of Indian government? इंडियन गवर्नमेंट के बैंकर के रूप में कौन काम करता है? Who acts as the banker of to the Indian government? अब देखो, जैसे अपना खाता है, मेरा नाम क्या है? पायल। मेरा खाता कहाँ है? एचडीएफसी में है। मान लीजिए मैम डिपॉजिट करवाना चाहती हूँ, एचडीएफसी में जाऊंगी। मुझे लोन लेना है, मैं एचडीएफसी में जाऊंगी, मतलब कहीं से भी ले सकती हूँ। वैसे मुझे क्रेडिट की सबसे पहले फैसिलिटी एचडीएफसी से मिल जाएगी। तो ऐसे ही भारत सरकार को अगर अपना पैसा जमा कराना है तो वो आरबीआई में कराता है। भारत सरकार को कुछ लोन लेना है तो वो आरबीआई से लेता है। जैसे मेरा खाता, मैं एक अकाउंट होल्डर हूँ एचडीएफसी में, ऐसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अकाउंट है आरबीआई में। तो इसलिए सरकार का बैंक कौन है? सरकार का बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये सरकार का बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विच डिपार्टमेंट इज द नोडल डिपार्टमेंट फॉर ओवरसीइंग द पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम इन द सेंट्रल गवर्नमेंट? कहता है भारत के केंद्र सरकार में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली की देखरेख के लिए कौन सा विभाग नोडल विभाग है?
जो भारत के सारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट को देखता है वो कौन सा विभाग है? डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। आपको पता है वित्त मंत्रालय के अंदर 5 डिपार्टमेंट आते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, 4 यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और एक और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी से ही जुड़ा होता है, वो भी 5वां इसका विभाग है। लेकिन जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है वो सारा सरकार के पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम को देखता है। तो आंसर क्या आएगा इसका? ए। आंसर विल बी ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? In the older monetary system of India, 1 an used to be which part of 1 rupee? अब आपको पता होगा कि मेरी बात 16 आने सच है। 16 आना जो है वो 1 रुपी बनाता था, 1 रुपी बनाता था, ठीक है। तो 1 आना क्या बनाएगा? 1/16 रुपी, यानी रुपी का 16वां हिस्सा, ठीक है, रुपी का 16वां हिस्सा। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1/16। जो हम 25 पैसे कहते थे वो 4 आने हैं, ठीक है। जो हम 50 पैसे कहते हैं वो 8 आने हैं, 8 आना है। और जो हम 1 रुपया कहते हैं वो 16 आना है, ठीक है। और 1 आना 1/16 के बराबर है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1/16 पार्ट ऑफ रुपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेशनलाइज्ड बैंक इन इंडिया? भारत में नेशनलाइज्ड बैंक कौन सा है? तो आपको पता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में नेशनलाइज हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत में नेशनलाइज्ड बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कि the percentage of deposits that a bank must keep as cash reserve with itself is known as। कितना पैसा, देखो अब वो क्या कह रहा है, कहता है कि जमा प्रतिशत जो एक बैंक को अपने पास रखना है, जो बैंक को खुद के पास रखना है। अब देखो बैंक क्या, जो भी एनडीटीएल होता है उसका एक फिक्स परसेंट नकदी के रूप में, कैश के रूप में वो आरबीआई को दे देता है। उसको तो हम क्या कहते हैं? सीआरआर। जो आरबीआई को दे दिया उसको कह दिया सीआरआर। लेकिन जो खुद के पास रखा है वो जरूरी नहीं है कैश में भी रख सकता है, गोल्ड में भी रख सकता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में भी रख सकता है, किसी भी लिक्विडेबल फॉर्म में रख सकता है, ठीक है। खुद के पास जब रखता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एसएलआर कहते हैं। अगर वो आरबीआई में रखता है उसको सीआरआर कहेंगे, अगर खुद के पास रखता है उसको एसएलआर कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ऑन विच रेट डज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड लोन टू द कमर्शियल बैंक? कौन से रेट पर जो आरबीआई है वो कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करता है? कौन से, मतलब आरबीआई लोन प्रोवाइड कर रहा है बैंक को, आरबीआई लोन दे रहा है बैंक्स को, तो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देता है उसको क्या कहते हैं? रेपो रेट। क्या कहते हैं उसको? रेपो रेट। तो आंसर विल बी रेपो रेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट अबाउट द पेमेंट बैंक्स? पेमेंट बैंक के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं है? ये प्राइमरी सेक्टर्स में लोन नहीं देता है, बिल्कुल सही बात है। ये कहीं पे भी लोन नहीं देता। एक्चुअली पेमेंट बैंक कैन नॉट गिव लोन्स, ये लोन दे ही नहीं सकते। तो इनको कोई पीएसएल मेंटेन करना ही नहीं कि 40% इसको दो, 50% इसको दो, इसको देना ही नहीं। सीआरआर एसएलआर रिक्वायरमेंट शुड बी फुलफिल्ड, यस, इसको सीआरआर और एसएलआर मेंटेन करके रखना पड़ेगा, ये भी सही है। क्रेडिट कार्ड कैन बी इशूड, नहीं, जब मैं कह रही हूं लोन नहीं दे सकता तो क्रेडिट कार्ड कैसे दे सकता है? इट कैन नॉट इशू क्रेडिट कार्ड, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी, ठीक है। नो एनआरआई डिपॉजिट, इसमें एनआरआई डिपॉजिट जो है वो क्रेडिट कार्ड कैन बी इशूड, नहीं, क्रेडिट कार्ड नहीं इशू कर सकता, ठीक है। नो एनआरआई डिपॉजिट, यस इट्स करेक्ट, इसमें एनआरआई डिपॉजिट नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज द वैलिड करेंसी? इनमें से किसको एक वैलिड करेंसी नहीं कहते? अब देखो गोल्ड को एक वैलिड करेंसी नहीं मानते, बाकी करेंसी, डिमांड ड्राफ्ट, कॉइन, ये तो चलते ही है। सोने के सिक्के कहाँ चलते हैं जिससे आप आदान प्रदान कर लो अपनी वस्तुओं का? Which central institution in India monitors and regulates agricultural credit? एग्रीकल्चरल क्रेडिट को कौन देखता है? नाबार्ड। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो 12 जुलाई 1982 को बनता है, नाबार्ड एग्रीकल्चरल क्रेडिट को देखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता दूं, सेबी क्या करता है? कैपिटल मार्केट को देखता है। ये इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, और आरबीआई का आपको पता ही है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1934 द रिजर्व बैंक वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1935 विद द कैपिटल ऑफ रुपीज डैश करोड़। यानी आरबीआई एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग जब 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई एस्टैब्लिश्ड हुआ है तो कितने करोड़ की कैपिटल के साथ हुआ है? 5 करोड़, 5 करोड़ कैपिटल के साथ आरबीआई को एस्टैब्लिश किया गया। Which central agency manages the public debt of central and state government? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पब्लिक डेट को कौन मैनेज करता है? तो ये करता है आरबीआई। कौन करता है? आरबीआई। ये दोनों में ही आरबीआई है, तो आंसर क्या आ जाएगा? आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विच सेंट्रल एजेंसी रेगुलेट्स एंड मॉनिटर्स हाउसिंग सेक्टर इन इंडिया? हाउसिंग सेक्टर कौन देखता है? रेरा,
आरबीआई, एलआईसी, सेबी। सेबी मैंने आपको बताया शेयर मार्केट देखता है, आरबीआई पूरे बैंकिंग को देखेगा, एलआईसी तो एक इंश्योरेंस कंपनी है, रेरा जो है, रेरा, ठीक है, ये रेगुलेशंस, ये रेगुलेटरी बनाते हैं, मतलब कि ये कुछ नियम कायदे कानून बनाते हैं। जब भी आप कहीं सोसाइटी में फ्लैट्स खरीद रहे हो या जो भी कोई घर ले रहे हो, तो इनका पूरा कुछ नियम कायदे कानून होते हैं, कहते हैं नक्शा पास कराना है, तो वह सारी चीजें रेरा करता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? रेरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विच सेंट्रल in the context of the banking sector of India, what is the full form of IMPS? IMPS एक ऑनलाइन पेमेंट को ट्रांजेक्ट करने का तरीका है। छोटी पेमेंट्स के लिए IMPS यूज होता है और इसका मतलब क्या होता है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रेफर टू द रनिंग डाउन और पेमेंट ऑफ अ लोन इन इंस्टॉलमेंट्स? जब हम इंस्टॉलमेंट में किसी को पैसा दे रहे हैं तो कौन सा शब्द यूज किया जाता है इस चीज के लिए? एमोर्टाइजेशन। क्या कहते हैं इस चीज को? एमोर्टाइजेशन। जब आप इंस्टॉलमेंट्स में पैसा दे रहे हो, एमोर्टाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स वाज ऑथोराइज्ड टू इशू इलेक्टोरल बॉन्ड? इलेक्टोरल बॉन्ड कौन सा बैंक इशू कर सकता है? एसबीआई। केवल एसबीआई को ही परमिशन होती थी। अब तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स बैन कर दिए हैं, पर पहले केवल एसबीआई को ही परमिशन होती थी इलेक्टोरल बॉन्ड्स को जारी करने की। साल में 4 बार ये खुलते थे 15 डेज के लिए, तो एसबीआई में ही इलेक्टोरल बॉन्ड मिलेंगे। इन विच ईयर वाज द स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एक्ट पास्ड? The act provides for the establishment of state financial corporation. कौन से साल में स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एक्ट पास हुआ? पास हुआ है 1951 में, ठीक है, और ये लागू हुआ है, ये इनेक्ट हुआ है, अगर कोई इनेक्ट पूछ ले तो 1952 में। 28 सितंबर 1951 को ये पास हुआ था। आंसर क्या आ जाएगा? 1951। Which committee appointed to give a detailed report on the NPA of the public sector bank? NPA की पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट जो है उसके लिए कौन सी कमेटी अपॉइंट की गई थी? पन्नीर सेल्वम 1988 के अंदर। 1988 में पन्नीर सेल्वम कमेटी जो है वो एनपीए की पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट सरकार को सौंपती है। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉनेटरी प्रिंसिपल स्टेटिंग दैट बैड मनी डिराइव्स आउट गुड मनी फ्रॉम मार्केट? कौन कहता है कि बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी फ्रॉम मार्केट? ये ग्रेशम्स लॉ है, ग्रेशम इस बात को कहते हैं, ठीक है, ग्रेशम कहते हैं। द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ रेगुलेटिंग एंड सुपरवाइजिंग प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स which are popularly known as urban cooperative banks is vested with which one of the following? यूसीबी को, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को कौन रेगुलेट करता है, कौन संभालता है? सीधा सा सवाल ये है। तो इसको संभालने का काम क्या होता है? डिपार्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेट सर्विसेज ऑफ द आरबीआई। आरबीआई में भी अलग अलग विभाग बने हुए हैं, तो जो कॉर्पोरेट सर्विस का विभाग है आरबीआई का, वो इसको देखता है। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? द डिपार्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेट सर्विसेज ऑफ आरबीआई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। In the context of banking system in India, what does IFSC stand for? ब्रांच कोड होता है ना IFSC। IFSC का मतलब क्या होता है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ठीक है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड जो आपके बैंक की ब्रांच के कोड को बताता है। विद रेफरेंस टू बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया, व्हाट डज नेफ्ट स्टैंड फॉर? नेफ्ट का क्या मतलब है? नेफ्ट का मतलब है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर लगभग 2 लाख रुपए तक का अगर आपको ट्रांसफर करना है तो आप नेफ्ट के जरिए कर सकते हो, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरटीजीएस? आरटीजीएस क्या होता है? जिसमें बड़ी पेमेंट्स कर सकते हो, ठीक है, जिसमें बड़ी, आर से आरटीजीएस, आर से ही रिच, यानी रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। इसका नाम क्या है? रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। ठीक है, इसको आरबीआई ने ही बनाया था। द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वाज पास्ड इन इंडिया इन डैश? कब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पास हुआ है? 1949 में। बहुत सिंपल सा सवाल था। 1949 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरेस्ट रेट चार्ज्ड बाय बैंक ऑन शॉर्ट टर्म टू देयर लार्जेस्ट मोस्ट सिक्योर एंड मोस्ट क्रेडिट वर्दी कस्टमर इज कॉल्ड? क्या कहता है कि बैंक है, यहाँ कस्टमर, कोई कस्टमर लोन लेने के लिए आया, अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट इसने चार्ज किया है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्राइम लैंडिंग रेट। प्राइम लैंडिंग रेट, जिसको आने वाले समय में फिर बेस रेट कहने लगे, फिर इसका नाम बदल के आज के दिन है एमसीएलआर, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लैंडिंग रेट। लेकिन यहाँ पे एमसीएलआर वगैरह आपको नहीं दिख रहा है, इसलिए आंसर क्या आएगा? प्राइम लैंडिंग रेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरआर इज कैलकुलेटेड एज द परसेंटेज ऑफ ईच बैंक्स। नकद आरक्षित अनुपात सीआरआर की गणना प्रत्येक बैंक के डैश के प्रतिशत के रूप में होती है। यानी सीआरआर जब कैलकुलेट करते हैं किसका परसेंटेज होता है? वो एनडीटीएल का परसेंटेज होता है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, एनडीटीएल का परसेंटेज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया? एक्सिम बैंक के लिए क्या सही नहीं है? इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू प्रमोट इंडियन एक्सपोर्ट, बिल्कुल सही बात है। इट इज अ प्रीमियर एक्सपोर्ट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, ये भी सही बात है। बैंक प्रोवाइड्स असिस्टेंस इन हेल्पिंग इंडियन फर्म्स इन द ग्लोबलाइजेशन एफर्ट, ये भी सही है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2014, ये गलत है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया 1982 में ही बन गया था, जब आपका नाबार्ड बना। तो ये 2014 में नहीं बना है, ये 1982 में बना है। ठीक है, ये ऑप्शन मेरे पीछे छुप गया है, मैंने आपको बोल के तो बता दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इज नॉट अ पब्लिक सेक्टर बैंक? इनमें से क्या एक पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं है? इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक एक पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके लिए है। ये क्वेश्चन जो है आपको कमेंट सेक्शन में करना है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। द करेंसी प्रिंटिंग प्रेस ऑफ इंडिया इज नॉट लोकेटेड इन। 4 जगह करेंसी प्रिंटिंग प्रेस है, यहाँ पे 3 दे रखे हैं सही, एक है गलत। आपको गलत छांटना है कहाँ पे भारत की करेंसी प्रिंटिंग प्रेस नहीं है। उम्मीद करती हूँ आपको एक आइडिया लगा किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, अपनी इंडियन इकोनॉमी की सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।